हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्ट बोर्ड लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 9 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड बुक फेयर है 2024 का, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 10 से 18 फरवरी 2024 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें गेस्ट कंट्री कौन है? सऊदी अरब। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व पुस्तक मेला 2024 है उसमें गेस्ट कंट्री कौन है? सऊदी अरब। ऑर्गेनाइजर कौन है, यानी कि इस विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करवा रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट। दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान में निदेशक कौन है? युवराज मलिक। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और जो विश्व पुस्तक मेला है इसका पहला आयोजन कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, तो ये हर साल नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख मेले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए श्रावणी मेला किस राज्य में लगता है, तो ये झारखंड में लगता है। तो झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला लगता है। वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन कहां किया गया था 2023 में? ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, जिसे आहार मेला बोला गया था, उसका आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों, 2023 में पहली बार पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा झींगा मेला आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए झींगा मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो ये पंजाब राज्य में आयोजित किया गया था। 2023 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला यानी इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर का आयोजन कहां किया गया था? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया था। गोल मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो ये ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम भारत के कुछ सांस्कृतिक मेले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? 4 स्थानों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला कहाँ लगता है? बिहार में। और ये एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला है। कौन? सोनपुर। हेमिश गोम्पा मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। कोलायत मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। बेणेश्वर धाम मेला राजस्थान में। और चंद्रभागा मेला ये भी राजस्थान में लगता है। तो ये हैं दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शामिल हुए थे। तो उन्होंने एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। किसकी याद में? गुरु श्रील प्रभुपाद की याद में। दोस्तों, बात करते हैं गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 को। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। गौड़ीय मिशन के ये संस्थापक माने जाते हैं। वैष्णववाद से इनका संबंध रहा है और ये इस्कॉन के संस्थापक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुरु श्रील प्रभुपाद के बारे में, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में गोवा में ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसके अलावा PM मोदी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कुछ समय पहले उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कुछ समय पहले किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण कुछ समय पहले किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस साल यानी 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अब सवाल आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में किया जाएगा। थीम क्या है? टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने।
हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2016 में, और इसका आयोजन 2016 में सिंगापुर में किया गया था। दोस्तों, हिंद महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो सागर देख पा रहे हैं, ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर है, और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 20% जल किसमें है? हिंद महासागर में। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक देश है मॉरिशस और दूसरा है रीयूनियन द्वीप। तो ये दोनों द्वीप जो हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये है मेडागास्कर। तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में किया गया था 2023 में। विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हेमफेस्ट 2023 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो COP29 है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये अजरबैजान में किया जाएगा। इसके अलावा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन कहां किया जाना है? तो इसका आयोजन रसिया में किया जाना है। और ये जो G20 शिखर सम्मेलन है 2024 का, तो ये आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा किस देश की सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा है। तो इस सीमा से म्यांमार के रास्ते से घुसपैठिए और विद्रोही भारत में इंटर कर जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उस पर फेंसिंग की जाएगी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है मिजोरम। यानी 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। दोस्तों, मणिपुर के मोरेह में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही फेंसिंग की जा चुकी है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं म्यांमार के बारे में। तो दोस्तों, म्यांमार जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? नेपीदा। राष्ट्रपति कौन है? माइंट स्वे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं क्योंकि यहाँ पर सेना का शासन है। और करेंसी क्या है? क्याद। ठीक है, इसे पहले बर्मा भी बोला जाता था, यानी जो म्यांमार है इसे बर्मा बोला जाता था। चलिए दोस्तों, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की सीमा किस देश से सबसे अधिक लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश से। कितनी सीमा लगती है? 4096.7 किलोमीटर की। ठीक है, और भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। फिर बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है वो होता है 3488 किलोमीटर का। और चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है भारत की? 3323 किलोमीटर की। और पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। और भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। म्यांमार को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसके अलावा अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान के साथ भारत का जो बॉर्डर शेयर होता है वो 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। भूटान के साथ सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 106 किलोमीटर की और उसके साथ लद्दाख की सीमा लगती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है कि ये भारतीय तेज गेंदबाज हैं, पहले गेंदबाज नहीं है बल्कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं, यानी कि जो फास्ट बॉलिंग करते हैं। और वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं और वो भारत के चौथे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे हैं। इससे पहले अश्विन, रविंद्र जडेजा और बिशन सिंह बेदी भी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने टी20 में कितने शतक लगाए हैं? 5 शतक लगाए हैं। विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और भारत की दीप्ति शर्मा को। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है विराट कोहली को। आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रियल मैड्रिड के द्वारा बार्सिलोना को हरा करके अभी हाल ही में फुटबॉल का स्पेनिश सुपर कप जीता गया है। यूनाइटेड कप जो कि टेनिस से रिलेटेड है उसको जर्मनी ने जीता है 2024 में पोलैंड को हरा करके। दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड की सू रेडफर्न अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई यूएई में। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव को। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि नरेंद्र कुमार यादव कौन है? तो यह भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस ऑफिसर हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साल 2009 में राजस्व सेवा अधिकारी बने थे कौन? नरेंद्र कुमार यादव। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीयों को शारीरिक गतिविधियों और खेल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शाहरुख खान। और याद रखना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने थे? तो वो बने थे सचिन तेंदुलकर। राडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पेप्सको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन को बनाया गया है जो कि एक मुक्केबाज हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 2023 में? राजकुमार राव को। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में मोहम्मद शमी बने थे। याद रखिएगा कि पूमा के कई ब्रांड एम्बेसडर होते हैं लेकिन अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया था। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन सऊदी अरेबिया में किया गया है। दोस्तों विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन 4 से 8 फरवरी 2024 तक किया गया है और इसका आयोजन सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में किया गया है। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, जिनको आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इन्होंने ही विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों इसमें डिफेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर बात की गई है। चलिए दोस्तों सऊदी अरब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सऊदी अरब जो है एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। ये खाड़ी का देश है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद को अभी हाल ही में 2030 के वर्ल्ड फेयर की मेजबानी मिली है। यानी कि जो 2030 का वर्ल्ड फेयर है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रियाद में। सऊदी अरब के कुछ पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में इराक, जॉर्डन,
यूएई, ओमान और यमन जैसे देश आते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है सऊदी अरब। चलिए दोस्तों, सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की नौसेना के चीफ फहद अब्दुल्ला एस अल घोफेली 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए थे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को अभी हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वह जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है जिसका नाम है सदा तंसीब और यह पहली बार 2024 में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन पहली बार राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी गोवा राज्य में लागू की गई थी और गोवा में जो यूसीसी लागू है वो पुर्तगालियों के समय की यूसीसी लागू है। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो वो बनी है रितु बेहरी। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी और वह ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड की लोकेशन देखिएगा, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को और यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट और राजाजी और गंगोत्री नेशनल पार्क ये सभी उत्तराखंड में है। इसके अलावा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये सभी उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नांगोलो मुम्बा जो है अभी हाल ही में नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी हुआ क्या है कि नामीबिया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे हैज गिंगोब, तो उनका कैंसर के कारण निधन हो गया है और दोस्तों उनके स्थान पर अब नांगोलो मुम्बा जो है वो नामीबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, अगर हम नामीबिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसकी सीमा अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से लगती है। कैपिटल है विंडहोक और यहाँ की करेंसी है नामीबियाई डॉलर। हाल ही में की गई कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो नायब बुकेले अभी हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं और याद रखिएगा कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं और सुक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम। तो दोस्तों, गुजरात का एक स्टेडियम है जिसका नाम है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि निरंजन शाह जो हैं भारत के एक क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में सौराष्ट्र के लिए 12 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेले हैं। दोस्तों, निरंजन शाह SCA यानी कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी रहे हैं। चलिए बदले गए नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है? तो उसका नया नाम हो गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा का गांव है उसका नाम पंजोखरा साहिब हो गया है। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है इसका नया नाम चंद्रनगर हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। इसके अलावा अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस।
राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान। हॉकी स्टेडियम जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है उसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। और यूएई की एक शहर अल मिन्हाद का नाम हिंद शहर किया गया है। तो ये हैं अभी हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 6 से 9 फरवरी तक। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? ईरान। किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया है? IIT कानपुर। मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? एशियाई विकास बैंक की। किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है? हरियाणा। भारत और कुवैत के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर मैच कहां आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अल सल्वाडोर के। मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो वो गुआना के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। राजतरंगिणी जो कि एक पुस्तक है, तो इसकी रचना किसने की थी? कल्हड़ ने। चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। अब आपको बताना है कि पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध कब हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था तलवंडी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये हैं दोस्तों जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था ईरान की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, ऐप पर टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो आप इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से पहले आप ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद आप ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो टेस्ट है ये 11 AM पर आयोजित किया जाता है। तो अगर हम कल के टेस्ट की बात करें तो उसमें पहला स्थान पूजा कुमारी का रहा है, दूसरा स्थान चेतन कुमार का, तीसरा स्थान रवि प्रकाश का। इस प्रकार से आप टेस्ट दे सकते हैं, आपकी रैंकिंग भी यहां आ सकती है।